नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का ताज कैरियर यूट्यूब चैनल पर। और आज बात करने वाले हैं अपन प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण करेंगे। वनों के प्रकार अपन पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। जुड़ जाइएगा और लाइव सेशन को साथ ही में शेयर भी कर दीजिएगा, चलेगा। तो यहां पर बात करने जा रहा हूं मेरे साथी, राजस्थान के वनों की बात यहां से करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे अपन प्रशासनिक या फिर कानून के आधार पर वनों का वर्गीकरण। प्रशासनिक या कानून के आधार पर वनों का वर्गीकरण की बात अपनी यहां से करने वाले हैं, चलेगा। तो प्रशासनिक और कानून के आधार पर वनों का वर्गीकरण अपन करने वाले हैं, चलेगा। तो कौन कौन से वन होते हैं, चले जानते हैं बच्चा, कौन कौन से वन होते हैं। सारी चर्चा जो है यहां से अपन अच्छे तरीके से करने वाले हैं, देखते हैं। अब सब बात करने जा रहे हैं कि वैधानिक स्थिति के आधार पर वन कितने होते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, वैधानिक स्थिति की कानून के आधार पर वैधानिक स्थिति की बात अपन यहां से कर रहे हैं, ठीक है। और कौन कौन से वन है, तो 3 प्रकार के वनों का वर्गीकरण यहां पर किया जाता है। कितने प्रकार के वनों का, 3 प्रकार के। यहां पर लिख लेते हैं क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल किस में आएगा, वर्ग किमी में आएगा, वर्ग किमी में आएगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में प्रतिशत भी आपको याद रखना पड़ेगा कि किसका प्रतिशत कितना है, ठीक है, किसका प्रतिशत कितना है, चलिएगा। तो देखते हैं अपन यहां पे आरक्षित वन है, रक्षित वन है। सबसे पहले आ जाता है बच्चा आरक्षित वन, देखना, चलिएगा। आरक्षित वन की बात करेंगे तो आरक्षित वन, अब ये जो आरक्षित वन है, ठीक है, उसके बाद आएगा आपके रक्षित वन आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर आ जाएगा आपका अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन आ जाएगा, चलेगा। आरक्षित हो गया आप लोगों का। ये रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। ये कौन से होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, रक्षित, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, ये अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होते हैं। अवर्गीकृत मतलब अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होते हैं। अब देखते हैं अपन यहां पे एक टेबल बना लिया आप लोगों ने, चलिएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे अपन कि कौन से वन जो हैं सबसे ज्यादा हैं, चलिएगा। तो आरक्षित वनों की बात करेंगे अपन, तो ये कितने हैं, तो ये है बच्चा 12,000, चलिए 12,000, ये कितने हैं 12,198 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग 12,198.71 किलोमीटर स्क्वायर में पहले हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रक्षित वन जो है 18,631 है। रक्षित जो है 18,631.13 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 13 किलोमीटर स्क्वायर है, बिल्कुल याद रखनी है आप लोगों को ये बात, ठीक है ना। अवर्गीकृत वन जो है 2184.16 है, 2184.16 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। वर्ग किमी में है सारे ही डेटा, ठीक है। इस प्रकार से ये वनों की बात यहां पर की जा रही है, चलेगा। इसके बाद फिर वन रिपोर्ट की चर्चा करने वाला हूं। अब बात करें अपन कि सर ये कितने वन है, ये कितने परसेंट है। अगर परसेंटेज देख लेते हैं तो यहां पर देखोगे तो ये आ जाएगा 36.95% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 36.95% आ जाएगा। ये जो आएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56.43% आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 56.43% आ जाएगा। ये कितना आएगा आपके, ये आ जाएगा 6.62%, ये आप लोगों के आ जाएगा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है,
ठीक है साहब, आरक्षित वन, ठीक है, रक्षित वन, ठीक है, आरक्षित वन जिन पर किसी प्रकार का यानी कि पशुचारण आखेट पर प्रतिबंध होता है, इनमें ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो इन पर अगर बात की जाए, इन वनों पर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, पशुचारण, पशुचारण, लकड़ी कटाई, लकड़ी कटाई और आखेट, 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 ध्यान रखिएगा, पशुचारण, लकड़ी कटाई और आखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है, पूर्णतः प्रतिबंध होता है। यह बात आपको ध्यान से याद रखनी है। फिर उसके बाद में बात करेंगे कि रक्षित वनों पर क्या होता है गुरुजी। रक्षित वनों की बात करें अपन कि रक्षित वनों की क्या स्थिति है, तो ध्यान देना आप लोग, रक्षित वनों की बात करेंगे अपन तो ध्यान दीजिएगा कि सर रक्षित वनों पर, इन पर निश्चित या फिर नियमानुसार छूट दी जाती है, नियमानुसार छूट दी जाती है। यह बात आपको छूट दी जाती है, यह बात आपको ध्यान रखनी है, नियमानुसार छूट दी जाती है। इनमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अवर्गीकृत वन, इनमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है, इनमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है गुरुजी, बिल्कुल इनमें कोई भी प्रतिबंध यहां पर नहीं होता है। इन पर सब छूट होती है, अवर्गीकृत वनों पर पूरी तरीके से छूट प्रदान की जाती है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखें। अब सबसे ज्यादा ये काम मिलते हैं, चलिएगा अब देखते हैं अपन आगे। तो पशुचारण यानी कि पशुओं के चरने के लिए भी यहां पर छूट नहीं, लकड़ी कटाई पर भी छूट नहीं देंगे, आखेट मतलब शिकार पे भी छूट नहीं दी जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद में रक्षित वन 18,431.13 है, 56.43% है, नियमानुसार छूट दी जाती है। सबसे ज्यादा कौन से वन है? रक्षित वन है। यह बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। अवर्गीकृत वन 2184.16 किलोमीटर स्क्वायर है, 6.62 की बात करें तो ये प्रतिशत में है और इनमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो ध्यान देना, आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत वन तीनों प्रकार के वन जो हैं यहां पर आप लोगों को मैंने समझा दिए। अब सबसे ज्यादा कहां पर मिलेंगे? जैसे मैं बात करूं यहां पे आरक्षित वनों की बात करेंगे अपन, आरक्षित वनों की बात करेंगे अपन यहां पे। आरक्षित वन सबसे ज्यादा कहां है? ठीक है ना, सबसे ज्यादा। उसके बाद में रक्षित वन, ठीक है। उसके बाद में अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, ठीक है। चलिए, ठीक है। आरक्षित वनों की बात करें तो सबसे ज्यादा उदयपुर में है बच्चा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ याद रखने हैं आप लोगों को, उदयपुर याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ याद रखना है आप लोगों को, चित्तौड़गढ़ याद रखना है आप लोगों को, चलेगा। और तीसरे नंबर पे अलवर को भी याद रखना है आप लोगों को। तीसरे नंबर पे किसको याद रखना है? अलवर को भी याद रखना है आप लोगों को। रक्षित वनों की बात करते हैं अपन तो 12 करौली है, 12 ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कहां है? 12 में है। फिर याद रखना है आपको, करौली भी याद रखना है, ठीक है ना, चलेगा। तो ये रक्षित। अवर्गीकृत वन सबसे ज्यादा कहां है? बीकानेर में है, याद रखने हैं आपको। खुले वन होते हैं, इनमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। इसमें बीकानेर भी आ जाएगा, गंगानगर आ गया, गंगानगर आ गया, और क्या आ गया? एक जैसलमेर आ जाएगा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। करौली है, फिर आ जाएगा आप लोगों का उदयपुर आ जाएगा,
कौन सा जिला आ गया? उदयपुर आ गया। तो तीन तीन जिले याद रखने हैं। फर्स्ट नंबर पे देखो, अब यहां पे ध्यान रखना है, फर्स्ट नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है और तीसरे नंबर पे ये है। ऐसे ही ये फर्स्ट नंबर का याद रखना है आप लोगों को। एक जिला तो पूछ ही लेता है आप लोगों से, एक जिला तो 100% पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये आप लोगों को जो तैयार करवाया गया है वन विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन है, ये ध्यान रखिएगा। आंकड़ा जो डेटा जो लिया है, आंकड़ा जो लिया है, ध्यान रखिएगा, वन विभाग का, वन विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन, वन विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 से लिया गया है। ये 2024-25 से लिया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। वन विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 से ये लिया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिएगा, चलते हैं अपन आगे की ओर। ठीक है, चलेगा। अब वनों के प्रकार अपन करने वाले हैं बच्चा, वनों का वर्गीकरण करेंगे अपन, वनों का वर्गीकरण अपन करने वाले हैं। चलेगा, यहां तक जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उतार लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझने वाले हैं। चलेगा, फिर बात करने जा रहा हूं मैं, वनों के प्रकार की बात यहां से की जा रही है। चलेगा, उतार लिया क्या आप लोगों ने? चलेगा। अब वनों के प्रकार वर्षा के आधार पर अपन बात करेंगे, जलवायु के आधार पर अपन बात करने वाले हैं। चलिए, तो यहां से आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब बात करने जा रहा हूं वनों का, वनों के प्रकार, वनों के प्रकार। ठीक है, वनों के प्रकार। अब देखते हैं वनों के प्रकार की बात अपन कर रहे हैं यहां से कि सर कौन कौन से वन जो हैं हमारे राजस्थान में आप लोगों को देखने को मिलेंगे साथ। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात की जाती है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन की बात कर देता हूं, शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वनों की बात कर लेता हूं। चलिएगा, तो ध्यान रखिएगा, शुष्क, शुष्क कांटेदार, शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन, शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन की बात यहां से की जा रही है, या उष्ण कटिबंधीय कटीले वन भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है ना, उष्ण, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, कटीले वन की बात यहां से की जा रही है। चलेगा, कांटेदार मरुस्थलीय वन पश्चिमी रेतीले मैदान में पाया जाता है। ये इनकी स्थिति की बात करें तो इनका विस्तार, इनका विस्तार पश्चिमी, पश्चिमी रेतीले, रेतीले मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। इनका विस्तार जो है, इनका विस्तार पश्चिमी रेतीले मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। यहां पर वनस्पति क्या मिलती है बच्चा? किस जिले भी बता दो, चलो जिले भी देख लेते हैं आप लोग। तो जैसलमेर आ जाएगा आप लोगों का, ध्यान रखिएगा बच्चा, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ध्यान रखिएगा कहां कहां मिलेंगे ये। जैसलमेर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, बाड़मेर, बाड़मेर हो जाएंगे, ठीक है ना। बीकानेर आ जाएगा, बीकानेर भी। ये पश्चिमी मरुस्थल के जिले आप लोगों को याद रखने हैं। प्लोदी है, जोधपुर है, प्लोदी है, प्लोदी है, जोधपुर है, जोधपुर है, ठीक है ना। नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, चूरू, झुंझुनू हो गया, सीकर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। जालोर, गंगानगर, हनुमानगढ़,
जालोर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ आदि प्रमुख जिले, आदि प्रमुख जिले। तो यहां पर इन वनों का विस्तार देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा कौन से वन है ये, शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। चलिएगा वर्षा की मात्रा देख लेते हैं। यहां पे वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा 30 सेमी से कम, सेमी से कम वर्षा की जो मात्रा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आप लोगों के 30 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है। वनस्पति जो मिलती है यहां पर, वनस्पति ध्यान रखिएगा, तो कौन सी वनस्पति मिलती है यहां पे, तो आप सभी को पता है मरुदबिद वनस्पति मिलती है। यहां पे मरुदबिद वनस्पति मिलेगी भैया, यहां पे मरुदबिद वनस्पति मिलेगी। इसी वनस्पति को बोलते हैं जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स वनस्पति इसे बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति कौन सी होती है, मरुस्थलीय वनस्पति होती है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। राज्य के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है ये, ध्यान रखिएगा, यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का, यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6.26% है। प्रतिशत है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। और कितने किलोमीटर में फैले हैं अगर आपसे पूछ ले तो 2247 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैले हैं। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वनस्पति है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को, एग्जाम में पूछ ली जाती है बच्चा, एग्जाम में ये बात आपसे पूछी जाती है। चलिएगा अब बताना है आप लोगों को कि सर इन वनों की बात करेंगे अपन, तो ये जो वन आपने बताए हैं ये हैं शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन भी इन्हें बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन भी इन्हें बोला जाता है। इनका विस्तार पश्चिमी रेतीले मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है, यानी कि पश्चिम भाग में ये वन मिलते हैं, पश्चिम भाग में ये वन मिलते हैं। थोड़ा सा जो है चित्र के माध्यम से भी आप लोग जो है याद करने का प्रयास कीजिएगा कि सर पश्चिमी भाग में भी ये वन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये पश्चिमी भाग, ठीक है ना, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है ना, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। चलिएगा तो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में ये वन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया, यहां तक जो है आप लोगों ने उतार भी लिया होगा। चलिए फिर मैं आगे की बात करने जा रहा हूं, नेक्स्ट वनों की बात यहां से करने जा रहा हूं। चलिए उतार लीजिए आप लोग, फिर आगे की बात जो है अपन यहां से करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई बच्चा। चलिएगा कांटेदार मरुस्थलीय वनस्पति पढ़ी ली आप लोगों ने। अब बात करने जा रहा हूं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की बात करेंगे अपन, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आएगा ना, दूसरे नंबर पे आएगा उष्ण उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, या मिश्रित पर्णपाती वन भी बोल सकते हो आप लोग इसे, क्या बोल सकते हो, मिश्रित पर्णपाती वन भी आप लोग बोल सकते हो।
ठीक है ना। मिश्रित पर्णपाती वन भी आप लोग बोल सकते हो, या उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन इन्हें बोला जाता है। चलेगा, यहां तक जो है बच्चा उतारते हुए चलना है, आप लोगों को उतारते हुए चलना है। मिश्रित पतझड़ वनों की बात कर रहे हैं अपन। पर्णपाती मतलब अपने पत्तों को गिरा देते हैं, यही होते हैं बच्चा मिश्रित पर्णपाती वन। ठीक है ना। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की बात अपन कर रहे हैं। चलिएगा, तो आप लोगों ने क्या डाला टॉपिक, यही डाल, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती वन है ये कौन से वन है आप लोगों के, मिश्रित पर्णपाती वन है। ठीक है ना। चलिएगा, मिश्रित पर्णपाती वन है, मिश्रित पतझड़ वन है, इनकी चर्चा अपन यहां से अपन कर लेते हैं। चलिएगा, अब अगर बात की जाए कि सर इनका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, चलेगा, तो इनके प्रमुख क्षेत्र की बात अपन यहां से कर लेते हैं। चलिए, तो इन वनों की बात कर रहे हैं बच्चा, और ध्यान रखिएगा ये जो है वर्षा की बात करूं मैं, वर्षा की बात करता हूं यहां से, तो यहां 80 से 100 सेमी वर्षा होती है। हाँ, कितनी होती है, 80 से 100 सेमी वर्षा प्राप्त करने वाले वन हैं। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। कुल क्षेत्र का ध्यान रखिएगा, यह कुल क्षेत्रफल का क्षेत्रफल का 27% है। यह कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, बोलो, 27% है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिएगा, अब ध्यान रखिएगा ये जो वन होते हैं, ये वन, यह वन वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु में एक बार पत्ते गिरा देते हैं, एक बार पत्ते गिरा देते हैं। ये वन वर्षा ऋतु में एक बार पत्ते गिरा देते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। एक बार पत्ते गिरा देते हैं, गिरा देते हैं। तो ये भी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिएगा, इनमें वृक्ष क्या क्या हैं, तो इनमें अगर प्रमुख वृक्षों की बात करते हैं अपन, इनमें प्रमुख क्या क्या है, अगर प्रमुख की बात करूं मैं, तो ध्यान रखिएगा बांस है, दोकड़ा है, बांस हो जाएगा आप लोगों के, धोकड़ा हो जाएगा, ये सर्वाधिक मिलेंगे यहां पे, है ना भाई, ये सर्वाधिक देखने को मिलेंगे आप लोगों को, सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। ढाक हो जाएगा, ढाक है, फिर पलास, एक ही बात है, ढाक या पलास, ठीक है ना, ढाक या पलास हो जाएंगे आप लोगों के। साल है, तेंदू है, साल का वृक्ष हो गया, साल, तेंदू हो गया, ठीक है ना, और आदि प्रमुख इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या मिश्रित पर्णपाती वन जिन्हें आप लोग बोलते हो। अब ये कहां कहां मिलते हैं, तो दक्षिण राजस्थान में, ध्यान रखिएगा, विस्तार की बात करने जा रहा हूं मैं, यहां से विस्तार की बात करने जा रहे हैं अपन, तो डूंगरपुर हो जाएगा, बांसवाड़ा हो गया, बांसवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, उदयपुर, सलूम्बर है, सलूम्बर आ जाएगा आपका, राजसमंद आएगा, ठीक है ना, देखते जाइए आप लोग, राजसमंद आ जाएगा, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। इन जिलों में आप लोगों के वन देखने को मिलेंगे। सवाई माधोपुर है, कोटा है, बारां है, झालावाड़ है, सवाई माधोपुर हो गए, कोटा है, बारां है,
झालावाड़ हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। बूंदी आ जाएगा आपका, हाडोती में भी मिलेंगे साहब ये, ठीक है ना। बूंदी आ जाएगा आप लोगों के, ठीक है ना। झालावाड़ डूंगरपुर हो गया, बिलवाड़ा हो गया, ठीक है ना। ये बिलवाड़ा भी आ जाएगा आपके, ठीक है ना। तो आदि प्रमुख जिलों में ये वन पाए जाते हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। बांस दक्षिण राजस्थान में तो मिलता है, ढाक, प्लास, ये सब दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ही पाए जाते हैं। ये थे बच्चे उष्ण कटिबंधीय, आप लोगों को ध्यान रखना है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। चलेगा, कौन से वन होते हैं ये? मिश्रित पतझड़ वन, ठीक है ना। इनकी बात करते हैं अपन, तो ध्यान रखिएगा, मिश्रित पतझड़ पर्णपाती वन ही तो होते हैं, या मिश्रित पतझड़ बोल दो, एक ही बात है ना भाई। मिश्रित पतझड़ वन आप लोगों के यही कहलाए। मानसून पतझड़ की बात करेंगे अब अपन, ठीक है ना। मानसून पतझड़ की बात करेंगे साहब अपन, ठीक है। चलेगा, तो यहां तक तो आप लोगों ने उतार ही लिया होगा। चलिएगा, इसी के अंतर्गत एक और वन आता है आप लोगों का, चलिए उसकी भी चर्चा अपन यहां से कर लेते हैं। इसी के अंतर्गत एक और वन आएगा आप लोगों का, चलिएगा। तो यहां तक उतार लिया होगा आप लोगों ने। मिश्रित पर्णपाती वन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, चलेगा। अब देखना है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों को निम्न प्रकार से विभाजित भी किया गया है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत ही आप लोगों के कुछ वन और आएंगे, उनकी भी चर्चा जो है अपन यहां से करने वाले हैं। चलिएगा, देखते हैं कौन कौन से वन इसके अंतर्गत आते हैं, उनकी भी चर्चा अपन यहां से करने वाले हैं। चलिएगा, तो यहां पर इसके अंतर्गत एक तो शुष्क सागवान वन आएगा बच्चा आप लोगों का। कौन सा वन आएगा? शुष्क सागवान वनों की बात अपन करने वाले हैं। चलिएगा, तो यहां पे देखते हैं सागवान वन या शुष्क सागवान की बात अपन करेंगे, ठीक है ना। इसी के अंतर्गत शुष्क सागवान की बात अपन यहां से करने वाले। चलिए, तो शुष्क सागवान वनों की बात यहां से करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब ये जो वन है, ध्यान रखिएगा, ये जो वन पाए जाते हैं, ये आप लोगों के दक्षिण भाग में ध्यान रखिएगा, शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिण भाग में, राजस्थान के दक्षिण भाग में 75 से 110 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो 75 से 110 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं, जो कहां कहां पर हैं, सब सर्वाधिक विस्तार कहां है इनका? सर्वाधिक विस्तार, बहुत इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक विस्तार वो आप लोगों के कहां देखने को मिलेगा? वो मिलेगा बांसवाड़ा में। फर्स्ट में बांसवाड़ा जाएगा आपका, ध्यान रखना। फिर तो उदयपुर है, उदयपुर है, सलुम्बर है, ठीक है ना। उदयपुर हो जाएगा, सलुम्बर हो जाएगा, बारा झालावाड़, कोटा है, ठीक है ना। बारा भी आता है, झालावाड़ है और कोटा है। आदि जिलों में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। कौन से वनों की बात कर रहे हो सर? चलिए, कौन से वनों की? तो शुष्क सागवान वनों की, ठीक है ना। शुष्क सागवान वनों के लिए सबसे उपयुक्त अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, शुष्क सागवान
वनों वनों शुष्क सागवान वनों में सबसे उपयुक्त जिले, तो वह है, एक तो बांसवाड़ा है और एक कौन सा है आपका, उदयपुर है। उदयपुर है। तो एक तो कौन सा है बच्चा, बांसवाड़ा है, और एक कौन सा है आप लोगों का, उदयपुर है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये वन ध्यान रखिएगा, यह वन राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6.86 भाग पर विस्तृत है। कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है, तो ध्यान रखिएगा आप लोगों को 6.86 भूभाग पर विस्तृत है। मांस, चलिए ध्यान रखिएगा, इनकी अगर बात की जाए तो इन्हें मानसूनी वन या पत्ती वाले वन भी कहा जाता है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, इन्हें मानसूनी वन या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन्हें मानसूनी वन या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहा जाता है। इन्हें मानसूनी वन या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहा जाता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। चलेगा, तो इनमें वर्षा की मात्रा कितनी होती है, 75 से 100 सेमी होती है। याद रखना मेरे भाई, 75 से 100 सेमी होती है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को याद रखनी है। तो इसके अंतर्गत शुष्क सागवान आ गया, सालर वन भी आएगा, बांस वन भी आएगा आप लोगों का, ठीक है। चलेगा, फिर बात करने जा रहा हूं दूसरे वनों की। चलेगा, तो आप देखते हैं, अपन आगे की बात करते हैं। अपन वो आता है आप लोगों का सालर वन। चलेगा, किसकी बात करने जा रहा हूं बच्चा, सालर वन की बात यहां से की जा रही है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ये बात ये ध्यान रखिएगा, यह वन अरावली पर 250 मीटर ऊंचे भूभाग पर पाए जाते हैं। ये वन 250 मीटर 250 मीटर ऊंचे भूभाग पर पाए जाते हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चलेगा, अगर इनकी बात करें तो ये राज्य के कुल क्षेत्रफल के 6% भूभाग पर फैले हुए हैं। तो ये राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैले हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा 6% भूभाग पर फैले हुए हैं। याद रखना है आप लोगों को। चलेगा, फिर बात करने जा रहा हूं मैं आप लोगों के सामने ही कि सर उदयपुर में सर्वाधिक है ये, ठीक है ना।
राज्य में सर्वाधिक कहां पर है? सर्वाधिक, तो ध्यान रखिएगा ये उदयपुर में है, उदयपुर में, ठीक है ना, उदयपुर। बच्चा आज जो है चतुर्श्रेणी का भी रिजल्ट आने वाला है, तो जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं। चलेगा, उदयपुर हो जाएगा आप लोगों को, सबसे ज्यादा है यहां पर, ठीक है ना, सबसे ज्यादा है। फिर उदयपुर के बाद सिरोही है, राजसमंद है, सिरोही आ जाएगा, राजसमंद आ जाएगा, सलूम्बर आ जाएगा, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, अजमेर आ गया, अलवर है और जयपुर हो जाएगा, आदि हो जाएंगे, आदि प्रमुख, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा वन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है सर उदयपुर में सबसे ज्यादा है, ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। सिरोही है, राजसमंद है, सलूम्बर है, चित्तौड़गढ़ है, अजमेर है, अलवर है और जयपुर है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिएगा, तो ये वन भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। कौन से वन थे बच्चा? सालर के वन हो गए, ये कौन से वन हो गए? सालर के वन हो गए। अब बात करने जा रहा हूं ढाक या पलास की, ठीक है ना, ढाक या पलास, ढाक या पलास, ध्यान रखिएगा। इसकी बात की जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनो स्पर्मा, ब्यूटिया मोनो स्पर्मा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इसके बात की जाए तो इसे जंगल की ज्वाला, जंगल की ज्वाला या इसे बोलते हैं जंगल की आग, जंगल की आग, जंगल की ज्वाला, ध्यान रखिएगा, इसे एक तो बोला जाता है जंगल की ज्वाला, इसे बोला जाता है, और जंगल की आग इसे बोला जाता है। तो ध्यान रखना बच्चा, ये किस वन की बात कर रहे हो सर आप? ये पलास के वनों की बात कर रहे हैं। चलेगा, ये कहां मिलेंगे? तो ये अगर जिलों की बात करें, अपन जिलों की बात करते हैं तो अजमेर याद रखना है आपको, अलवर याद रखना है आप लोगों को, अजमेर याद रखना है बच्चा, ठीक है ना, अलवर याद रखना है, ब्यावर है, उदयपुर है, सिरोही है, ब्यावर है, उदयपुर है, सिरोही है, सिरोही हो जाएगा आप लोगों के, ठीक है ना, सलूम्बर, पाली, राजसमंद, सलूम्बर, पाली, राजसमंद, अजमेर, अलवर, ब्यावर, उदयपुर, सिरोही, सलूम्बर, पाली, राजसमंद, इन जिलों में ये वन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलेगा, बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक जिला और ऐड कर सकते हो आप लोग, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चलो, तो इन जिलों में ये वन आपको देखने को मिलेंगे, ढाक या प्लास, ढाक या प्लास के वन इन्हें बोला जाता है। तो अच्छे तरीके से याद रखना है, इन्हें जंगल की ज्वाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? जंगल की ज्वाला इसे कहा जाता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिएगा, उतार लिया होगा आप लोगों ने,
चलिए अब नए वन की बात अपन यहां से करने वाले हैं। सालर के वन की बात आप लोग जो है कर चुके हो। अब बात करने जा रहा हूं मैं एक इंपोर्टेंट वन की। चलिएगा तो देखते हैं साहब कौन सा वन जो है अब आने वाला है आपके, वो है बच्चा कौन सा है, तो देखते हैं अपन यहां पे। चलिए हो गया ये। चलो थोड़ी सी जो है समस्या आ गई, अभी हो जाएगा। चलिए अब बात करने जा रहा हूं उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो केवल माउंट आबू में ही पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो केवल कहां पर पाए जाते हैं बच्चा, तो ध्यान रखिएगा माउंट आबू में ही पाए जाते हैं। अब उन्हीं की बात अपन यहां से करने वाले हैं, तो डाल लीजिएगा टॉपिक उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की बात अपन यहां से करने वाले हैं। चलिए अब देखना है आप लोगों को, बताना है कि सर जो ये वन है साल डाक या प्लास, ढाक या प्लास ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसे बोला जाता है, जंगल की ज्वाला इसे बोला जाता है। तो बात करने जा रहे हैं बच्चा अपन अब नेक्स्ट वनों की बात करने जा रहे हैं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है ना। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की बात अपन करने वाले। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार भी बोल देते हैं, वहां लिखा जाता है उपोष्ण कटिबंधीय उप उप उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या उप उष्ण, ध्यान रखिएगा उप उष्ण, उपोष्ण नहीं बोलेंगे उप उष्ण बोल देंगे, इसे कोई बात नहीं। उप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट वन है। और उष्ण उप उष्ण पर्वतीय वन भी बोल सकते हो, उप उष्ण पर्वतीय वन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये वन आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। एक ही नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर प्रमुख क्षेत्र क्या है इसका। चलिए तो इसका प्रमुख क्षेत्र देखते हैं अपन। प्रमुख क्षेत्र तो वो हो जाएगा आप लोगों का प्रमुख क्षेत्र जो हो जाएगा केवल माउंट आबू सिरोही, केवल माउंट आबू सिरोही, केवल सिरोही वाले क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। फिर तो सर वर्षा ज्यादा होती होगी इनमें, बिल्कुल बेटा वर्षा की मात्रा की बात करोगे आप लोग वर्षा की, तो 125 से 150 सेमी तक वर्षा यहां पर होती है। 125 से 150 सेमी तक वर्षा यहां पर होती है, यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिएगा ये इनकी अगर बात करते हो आप लोग, तो ये वन ध्यान रखना, ये वन आबू पर्वतीय क्षेत्र के 1000 से 1250 मीटर की ऊंचाई पर
पाए जाते हैं। तो ये वन आबू पर्वतीय क्षेत्र के 1000 से 1250 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये बात आपको इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। इन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सबसे ज्यादा जैव विविधता यहां पर देखने को मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वनों में सदाबहार व अर्ध सदाबहार वनस्पति भी पाई जाती हैं। ये बात ध्यान रखना, इन वनों में सदाबहार व अर्ध सदाबहार वनस्पति भी पाई जाती ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि सदाबहार व अर्ध सदाबहार वनस्पति भी पाई जाती हैं। प्रमुख वनस्पति क्या क्या है यहां पे, अगर आपसे पूछ ले कि सर प्रमुख वनस्पति कौन कौन से वन हैं यहां पे, तो ध्यान रखिएगा माउंट आबू में एक तो आम का वृक्ष मिलेगा आपको, नीम मिलेगा आप लोगों को। हाँ, आम का वृक्ष भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नीम है, जामुन है, अंबतरी है। अंबतरी है, ठीक है ना। आम, नीम, जामुन, अंबतरी है। धाक है, धाक एक वर्ष आता है, शीरीष है, शीरीष। ये सब आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये प्रमुख वनस्पति में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बच्चे। तो इन वनों की बात अपन कर रहे थे, यहां से वो हो गए आप लोगों के कौन से, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की बात जो है अपन यहां से कर चुके हैं। पहले जो है मैंने आप लोगों को घास से पढ़ा दी है, बिल्कुल। अब बात करने जा रहा हूं आगे की, चलेगा। घास मैंने अर्जुन का वृक्ष भी पहले ही पढ़ा दिया है बच्चा, बिल्कुल। अर्जुन का वृक्ष जो है आप लोगों को पहले ही कंप्लीट करवा चुका हूं। अब आगे की बात जो है, देखो आए हुए किस्मों को ऐड करते हुए अपन चीजों को पढ़ रहे हैं, तो आप निश्चिंत होके पढ़िएगा। आए हुए प्रश्नों को अपन देख रहे हैं। अब आए हुए प्रश्न कैसे गुरुजी, कि सर आए हुए प्रश्न जो वनों से संबंधित जो प्रश्न पूछेगा, अभी तो कल और पढ़ाऊंगा वन, लंबी 2 घंटे की क्लास है ये, लेकिन आए हुए प्रश्नों से अपन चीजों को जोड़ते हुए चल रहे हैं कि नई नई चीजें जो है एग्जामिनर आप लोगों से क्या पूछ रहा है, और नए नए पैटर्न पर आधारित चीजों को हम समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो आम हो गया, नीम हो गया, जामुन है, अंबतरी है, दाक है, शीरीष है, आदि सब इसी में आएंगे। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बोलते हो इन्हें, या उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इन्हें बोला जाता है। चलिएगा, अब बात करने जा रहा हूं और थोड़ी सी आगे की, चलिए। तो ध्यान देना बच्चा कि सर ये जो वन है, अगर बात की जाए तो इन वनों को अपन अच्छे तरीके से समझ ही रहे थे, मिश्रित पर्णपाती वन। अब बात करने जा रहा हूं मैं आप लोगों के मिश्रित पतझड़ वन, जो मैंने आप लोगों को बताई दिया है, चलेगा। मिश्रित पतझड़ वन, मानसूनी पतझड़ वनों की बात कर ली अपन ने, मिश्रित पतझड़ वनों की बात कर लेते हैं, चलेगा। तो ये तो बता चुके हैं अपन, मिश्रित पतझड़ वन जो है ये राजस्थान में अपन पढ़ चुके हैं। अब ये सरकार के अनुसार नए नए वर्गीकरण के अनुसार हैं, चलेगा। अब बात करने जा रहा हूं मैं आप लोगों के, ढाक प्लास हो चुका है बच्चा, ढाक प्लास के वन आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। सालर का वन आप लोगों के कंप्लीट हो चुका है,
ठीक है ना, चलेगा। अब बात करने जा रहा हूं बांस की। बांस, बांस इन वनों का, इन वनों का विस्तार, ध्यान रखिएगा, इन वनों का विस्तार कहां पर देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो ध्यान रखिएगा इन वनों का विस्तार दक्षिण, दक्षिण राजस्थान व दक्षिण राजस्थान व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। पाया जाता है, यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। वर्षा की मात्रा जो है यहां पर, तो वो लगभग 80 से 100 तक तो मिलेगी सही, 100 सेमी तक तो रहेगी सही यहां वर्षा की मात्रा, ठीक है ना, 80 से 100 सेमी। बहुत सारी किताबों में यहां पे 60 से 80 सेमी भी मिल जाती है बच्चा, ठीक है ना, चलेगा। बांस के वनों की फिर बात करें अपन कि बांस, ध्यान रखना, ध्यान देना आप, किस तरह बांस एक प्रकार की घास है, घास है, ठीक है ना, घास है तथा विश्व की सबसे लंबी घास बांस को माना जाता है, माना जाता है। बांस एक प्रकार की घास है तथा, ध्यान रखिएगा क्या है ये, घास है, लेकिन विश्व की सबसे लंबी घास भी से ही माना जाता है। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है, बांस को ही कहा जाता है क्या, कि महुआ को कहा जाता है। महुआ तो आदिवासियों का क्या है, कल्प वृक्ष है, लेकिन आदिवासियों का हरा सोना इसे ही कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसे, इसे आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है, कहा जाता है। इसे आदिवासियों का क्या कहा जाता है, हरा सोना भी कहा जाता है। बच्चा याद रखनी है आप लोगों को ये बात, बिल्कुल गुरुजी याद रखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, हर एक एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर। हाँ, बहुत सारे एग्जामों में ये चीज पूछी गई है कि बांस के बारे में पूछ लेता है, बांस क्या है, तो क्या है मेरे भाइयों, बांस जो है एक प्रकार की क्या है, घास है, और इसे आदिवासियों का हरा सोना इसे कहा जाता है। और बांस एक प्रकार की घास है तथा विश्व की सबसे लंबी घास बांस को ही माना जाता है। विश्व की सबसे लंबी घास किसे माना जाता है, बांस को ही माना जाता है। चलेगा, तो आंसर आप लोगों ने बता दिया होगा। चलिए फिर आगे की बात जो है अपन यहां से करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो साथियों अपन बात करने जा रहे थे, यहां से बात करी है अपन ने। चलेगा, प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण, आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत। अगर आप लोग देखोगे तो आरक्षित वन 12,198 है, ठीक है ना, और रक्षित कितने हैं, 18,631.13 है, और अवर्गीकृत तो सबसे ज्यादा कौन से, अगर इनका अवरोही क्रम पूछ ले तो, कि बड़े से छोटा क्रम बताओ, बड़े से छोटा क्रम, छोटा क्रम। अब देखना आप लोग, ये क्रम पूछ ले तो सबसे पहले कौन से बनाएंगे, तो सबसे पहले कौन से बनाएंगे,
रक्षित वन आ जाएंगे, रक्षित वन सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। उससे कम कौन से हैं? आरक्षित वन आ जाएंगे, आरक्षित वन आ जाएंगे, और उससे कम कौन से आ जाएंगे आप लोगों के? अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत। अवर्गीकृत वन आ जाएंगे। सर्वाधिक कौन से हैं आप लोगों के? ये रहे सर्वाधिक, ठीक है ना, सर्वाधिक ये रहे। तो प्रतिशत में भी रक्षित ही आएगा सबसे ज्यादा, बिल्कुल 56.43% में भी सब यही आएगा। तो ये सर्वाधिक है, सर्वाधिक के किस किस में है? क्षेत्रफल में भी है और प्रतिशत के आधार पर भी, प्रतिशत में भी सर्वाधिक, ठीक है ना। तो रेगिस्तानी पौधा होता है, ओक की बात कर रहा हूं यहां से, चलिएगा। तो ध्यान रखिएगा, यह रेगिस्तानी झाड़ी है जिसके फूलों से साग बनाया जाता है। यह बात ध्यान रखिएगा, ध्यान देना बच्चा कि गुरुजी यह जो है, यह जो है, यह रेगिस्तानी झाड़ी है, झाड़ी है जिसके जिसके फूलों से साग बनाया जाता है, फूलों से साग बनाया जाता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, किसकी? फोक की। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। गोंद बच्चा जो है मैं आप लोगों को पढ़ा ही चुका हूं, गोंद की बात अपन कर ही चुके हैं, चलिएगा। और तेंदु पत्तियां की बात अपन कर चुके हैं, तेंदु की बात अपन कर चुके हैं। अब बात करने जा रहा हूं बेर की, चलिएगा। ये बेर हो गया आपका, ठीक है, बेर। गुरुजी बेर जो है ये भी झाड़ी नुमा पौधा होता है। हाँ बच्चा, ये भी कैसा होता है? झाड़ी नुमा पौधा होता है, ध्यान रखिएगा। और आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी राजस्थान में ये मिलता है, ध्यान रखिएगा, कहां पर? पश्चिमी राजस्थान में ये पौधा आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ इंपोर्टेंट तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा इस पर लाख उत्पादन के लिए, लाख उत्पादन के लिए कीड़ा पाला जाता है, कीड़ा पाला जाता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको कि इस पर लाख उत्पादन के लिए कीड़ा पाला जाता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। खेर का वृक्ष, खेर खतोड़ी जनजाति के द्वारा खत्ता तैयार किया जाता है। तो खेर खत्ता मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है कि खेर खत्ता आप लोग बता चुके हो सर। सहतूत की भी बात कर चुके हैं अपन, ठीक है। घासें, प्रमुख राजस्थान की प्रमुख घासें जो हैं उनकी भी चर्चा अपन यहां से कर चुके हैं, चलिएगा। अब बात करूं रखत, काकड़, डांग। रखत आपसे पूछा जाए कि ये रखत क्या है, काकड़ क्या है और डांग क्या है, चलेगा। तो अगर इसकी बात कर लेते हैं अपन, रखत, काकड़, डांग, तो वनों के संरक्षण संबंधित शब्दावली है। वनों के संरक्षण से संबंधित शब्दावली है, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान से यहां पे याद रखनी है, चलेगा। फिर बात करते हैं अपन, आगे की भी बात करेंगे अपन, चलेगा। खीप जो है, खीप एक पौधा है, चलिए देखते हैं खीप क्या होता है, चलेगा। खीप, खीप, तो खीप की अगर बात करते हैं, मरुस्थलीय झाड़ी नुमा पौधे, यह
मरुस्थलीय झाड़ीनुमा पौधा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये मरुस्थलीय झाड़ीनुमा पौधा है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलेगा, तो यहां तक जो है आप लोगों को मैं बता ही चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपन कर चुके हैं। चलेगा, एक इंपॉर्टेंट वृक्ष रेरा है, उसको भी देख लेते हैं, अश्वगंधा। अश्वगंधा, और ध्यान रखिएगा हाल ही में नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। भैया अश्वगंधा आप लोगों को पता है कौन सा पौधा है, ये तो औषधीय पौधा है। ये ध्यान रखिएगा, यह एक औषधीय पौधा है। कैसा पौधा है ये? औषधीय पौधा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कैसा पौधा है ये? औषधीय पौधा है। चलिएगा, तो उतार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ठीक है ना, इसके प्रयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगा लेना इसमें थोड़ा सा। इसके प्रयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से यहां पे रखनी है। चलिएगा, अब आगे की बात जो है अपन यहां से करने वाले हैं। चलिए, यहां तक जो है आप लोगों ने उतार लिया होगा, फिर आगे की चर्चा जो है अपन यहां से करेंगे। चलिए, अब देखना है आप लोगों को कि सर और भी बता दिया। गोंद बेटा पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं इन चीजों को, और चीजें जो है मैंने आप लोगों को पहले ही तैयार करवा दी है। अब जो है अपन मेन बातों को देख रहे हैं यहाँ पे। चलिएगा, ओलिवरी करवा दी मैंने, घास से पूरी संपूर्ण घासों की बातें मैं कर चुका हूं। कस घास, महुआ भी कर चुका हूं। आदिवासियों का कल्प वृक्ष जिसे कहा जाता है, महुआ का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, नोट लगा के, महुआ। तो इसे क्या कहते हैं? सबसे पहले बात तो कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष है ये। आदिवासियों का कल्प वृक्ष से कहा जाता है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष से कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है मधुका लोंगोफोलिया। मधुका लोंगोफोलिया, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। भैया इसकी से देसी शराब बनाई जाती है, माउड़ी नामक देसी शराब बनाई जाती है इसकी, इससे ध्यान रखिएगा, इससे माउड़ी नामक देसी शराब बनाई जाती है। तो कौन सी शराब बनाई जाती है? माउड़ी नामक देसी शराब इससे बनाई जाती है। चलिएगा, अब नेक्स्ट बात जो है अपन करने वाले हैं, तो यहां तक ही अपन को पढ़ना था। अब आगे की बातें जो है अपन आगे करेंगे साहब, ठीक है। चलते हैं, तो अब अपन पढ़ेंगे साथियों, वन रिपोर्ट की चर्चा करेंगे अपन, है ना। वन रिपोर्ट जो है उसकी चर्चा अपन यहां से करने वाले हैं। तो संपूर्ण बातें जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं नवीनतम वन रिपोर्ट के बारे में। चलिए।